Hello everyone, I Aarti Chauhan welcomes you all to the English channel. डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपके लिए आज टॉपिक लाई हूँ वो आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट वाज रिटन बाय नेल्सन रोलेलाला मंडेला. नेल्सन मंडेला को शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया ने एक लंबे स्ट्रगल के बाद फ्रीडम प्राप्त करी है, हमें आज़ादी मिली है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला और उनके साथियों के प्रयासों से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी और उसके पहले प्रेसिडेंट बने हमारे नेल्सन मंडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक लिखी थी और उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और जो ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर उसी का एक एक्सट्रैक्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस है. ये चैप्टर बेस है एक एपेटाइट थ्योरी पे. यस, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना पर्टिकुलर, ये इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इंडियन इंग्लिश में एपेटाइट. इसमें आर आपका साइलेंट है. ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है एक्चुअली, जिसमें हम लोगों को अलग अलग करते हैं उनके किसके हिसाब से, उनके रेस के हिसाब से मतलब उनके द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी जो स्किन का कलर है उसके हिसाब से कि काला है, ये गोरा है, इस तरीके से तो उसको देखते हैं. तो ये वही है एपेटाइट का मतलब, जब हम किसी के स्किन के कलर को देख के एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं. मंडेला के बारे में देखिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, उन्होंने वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने 3 सेंचुरी के मतलब ये है कि कब बने थे, जब उन 3 सेंचुरी तक जब उनके यहाँ पे वाइट रूल हुआ, उसके बाद वो इन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से जीते थे और उन्हें 400 में से 252 सीट मिली थी और वहाँ पे पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में और उन्हें जीत मिली. और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी इस चैप्टर में आप देखोगे, अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले की बात बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको लेआउट मिल जाएगी किस तरीके से चैप्टर के पहले आपके लगा हुआ भी है कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, एक यूनियन बिल्डिंग थी एम्पी थिएटर करके प्रेटोरिया में, और वहाँ पे ही ये क्या हो रही है, ये उद्घाटन समारोह हो रहा है. वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन आए हुए हैं, राजनीतिक लोग आए हुए हैं, राजनेता और डिग्नेटरीज मतलब सम्मानित लोग आए हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड. 140 कंट्रीज से मतलब 140 देशों से अलग अलग लोग आए हुए हैं. तो उसी के बारे में चैप्टर है. चलो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों. ये एक एक्टिविटी है, इसे आप कर लेना. चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10th में की सुबह, डॉन का मतलब होता है जो किसी चीज़ की स्टार्टिंग से मतलब होता है. 10th में की सुबह ब्राइट एंड क्लियर थी, चमकीली और साफ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड सीन प्लेजेंटली besides by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respect before the inauguration. और ये बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कि मैंने ये अब बिसाइड होता है सराउंडेड, मतलब बहुत सारे किसी चीज़ से बहुत क्लोजली सराउंडेड होना, कि कुछ लोगों से मैं सम्मानित लोगों से और दुनिया के नेताओं के से संपर्क में हूँ या उनसे घिरा हुआ हूँ, क्योंकि जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले पहुँच रहे हैं. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल. और वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन सोइल पे, साउथ अफ्रीकन की मिट्टी पे ये सबसे बड़ी गैदरिंग है जो आज तक हुई है. मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो इकट्ठे हुए हैं, सबसे बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीकन कंट्री पे, इतने अच्छे इतने सम्मानित लोग आ रहे हैं, सबसे पहली बार हुई है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. और जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है, ये कहाँ पे होगी, ये होगी जो लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है उसकी बिल्डिंग में ये होनी है. यूनियन बिल्डिंग ये प्रेटोरिया में है. जो 4 डिकेड्स मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं. जैसे सेंचुरी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स होता है, इसी तरीके से डिकेड होता है. ये दशक वो शतक.
सेंचुरी तक होता है, ये दशक होता है। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कई दशकों तक ये जो सीट थी ना प्रेसिडेंट की, ये जो सफ़ेद लोग होते थे उनकी प्रभुत्व रहता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन आज डिफरेंट कलर्स के लोग, जैसे एक रेनबो में डिफरेंट कलर्स के पैचेस होते हैं, इसी तरीके से आज हमारे साउथ अफ्रीका में पहली जो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, लोगों का शासन लोगों के लिए, और नॉन रेशियल बिना किसी भेदभाव वाली गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो आज डिफरेंट देशों से डिफरेंट तरह के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। और इस सुंदर से दिन पे, एक प्यारे से इस ऑटम के दिन पे, कि मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn as a second डिप्टी प्रेसिडेंट। और सबसे पहले किसने पोडियम पे किसने शपथ ली जो हमारे दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जो दूसरे उपराष्ट्रपति, मतलब जो राष्ट्रपति तो ये बनेंगे हमारे नेल्सन मंडेला, लेकिन दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति, जैसे कि आप इसको इसी टाइम जो हमारे ये यूपी में योगी जी सीएम है और 2 डिप्टी सीएम है ना, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इसी तरीके से वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो इसमें 2 डिप्टी बनेंगे, क्योंकि अभी तो सेकंड ने लिए है। चलिए आगे चलते हैं आगे। देन ये देखिए, ये है नेल्सन मंडेला। इनको जो भी थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में रुचि रखता है वो शायद जानता हो, ये बहुत बड़े लीडर रहे हैं साउथ अफ्रीका के। चलिए आगे देखते हैं। थाबो अम्बेकी वो स्वॉर्न एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो डीएल क्लार्क के बाद किसने शपथ ली? अब इन्होंने थाबो जी ने ली है। ये पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब वो दूसरे थे, ये पहले नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा नंबर आया, किसका नंबर आया? ये नंबर आया मिस्टर नेल्सन मंडेला का, क्योंकि उन्हीं की तो किताब है, वो अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने ये शपथ ली कि मैं यहाँ के पालन करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको बांध के रखूँगा, और अपने आप को डिवोट कर दूँगा किस चीज़ के लिए? अपनी रिपब्लिक, मतलब अपने गणतंत्र के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपनी लाइफ को समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और ये सब मैंने कब कहा? जहाँ वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे हुए थे, वो जो डिग्नेटरीज, वो जो पॉलिटिकल लीडर्स आए थे अराउंड द वर्ल्ड, वो सब इकट्ठा थे, और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो इस टाइम पे देख रहा था। आई सेड, मैंने ये बोला। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope of newborn liberty। और वो कहते हैं आज हम सबको यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं, जो भी उपस्थित हैं, कन्फर एक फॉर्मल वर्ड होता है जिसका मतलब हियर, ये गिव से मतलब होता है, मतलब तो वो यही बोलते हैं कि यहाँ की जो ग्लोरी है और यहाँ की होप, मतलब जो न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब अभी यहाँ पे लिबर्टी अभी मिली है ना, आज़ादी, तो वो कह रहे हैं जो अभी अभी जन्मी हुई जो आज़ादी है उसकी ग्लोरी की हमें शपथ लेनी है, हमें देनी है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ extraordinary human disaster that lasted too long must be born as a society of which ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब इसका मतलब ये है क्योंकि ह्यूमन ने ही तो करा है, वो वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन कराया है, जो एपेटाइट की थ्योरी बना के रखी थी, उनके साथ जो उत्पीड़न होता था, तो वो जो चला है इतना लंबा, उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी का जन्म लेना चाहिए जिसमें मानवता हो और जिस पे सब लोग गर्व कर सकें। ये वो अपने विज़न बता रहा है कि इस तरीके का होना चाहिए। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world in our own soil। हम जो अपने जो मतलब हमारा जो अभी इतना लंबा नहीं हुआ है, अब उसको एक रेयर प्रिविलेज है। रेयर का मतलब होता है मतलब बहुत ही मुश्किल से, एक रेयर प्रिविलेज है टू बी होस्ट बाय द नेशन, कि हमें
होस्ट करने को मिल रहा है कि हमें इतने सारे लोग आए हुए हैं और हम इनका सबका वेलकम कर रहे हैं वर्ल्ड का और अपनी मिट्टी पे। मतलब वो साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हमें प्रिविलेज मिला है ये इतने सारे लोगों का स्वागत करने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट हु हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice to reach for human dignity। अब वो ये बोलते हैं कि मैं थैंक करता हूँ इन सभी सम्मानित जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे आने का और अपनी पोजीशन लेने का हमारे देश के लोगों के बीच में, कि हमारे कंट्री के लिए जो जस्टिस मिला है उसके लिए। और ये कॉमन विक्ट्री है, ये ऐसे ही नहीं है, क्या है, ये सबकी ही विक्ट्री है, क्योंकि ये विक्ट्री किसकी चीज़ के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, आदमी के सम्मान के लिए, है ना। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। और हमने आज क्या अचीव होता है, मतलब उपलब्धि हासिल करना। आज हमने अंततः क्या अचीव करा है, क्या उपलब्धि हासिल हुई है कि हमारा पॉलिटिकल एमनिसिपेशन हुआ है। एमनिसिपेशन मतलब जब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उससे फ्री हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी बाधाएं हो, बाउंडेशन हो, और जब उससे फ्री हो जाते हैं तो कहते हैं आज हम फ्री हो गए हैं इन सारी बाधाओं से। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि आज हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को ये जो कंटिन्यूइंग चली आ रही थी, निर्धनता चली आ रही थी, निर्धनता की, गरीबी की जो बॉन्डेज थी, जो डिप्राइवेशन होता है जिस चीज़ से कोई हमारा हक और उससे हमें डिप्राइव कर दें, अलग कर दें, वंचित करने से मतलब होता है। और जो हमारे दुख थे, सफरिंग थी, और जो हमारे जेंडर को लेके ह्यूमन है, मतलब मैन है, वुमेन है, इस तरीके से, और भी कोई भेदभाव, आज हम उस चीज़ को शपथ लेते हैं कि ये सारी समस्याओं से हम सबको आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। नहीं नहीं, कभी नहीं, अब ये ब्यूटीफुल, अब ये सुंदर धरती कभी अब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगी ऑपरेशन वन बाय अनदर, कि एक इंसान दूसरे का उत्पीड़न करे। उत्पीड़न मतलब उसे परेशान करे, उसका शोषण करे, तो यही है ऑपरेशन, मतलब उत्पीड़न करना। The sun shall never set on so glorious as a human achievement। और ये जो सन है, ये जो सूरज निकला है, ये कभी अस्त नहीं होगा, ये हमेशा चमकता रहेगा ह्यूमन के अचीवमेंट पे, ह्यूमन की उपलब्धि पे। के लेट रेडी फ्रीडम राइन, हमारी आज़ादी कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान क्या करे, गॉड ब्लेस जानते ही हो कि इसका मतलब आशीर्वाद दे। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, या इसके क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक तो हम आसानी से कर लेंगे अगर हमने चैप्टर ठीक से पढ़ा है। कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी हुई थी एमपी थिएटर में। और हमको पता ही है कि सैंडस्टोन से हमारी भी कई बिल्डिंग बनी हुई हैं, जैसे कि रेड फोर्ट। तो इन्होंने एक पूछा है तो हम रेड फोर्ट का नाम बता देंगे। हम नाम बता सकते हैं कि रेड फोर्ट ऐसी जगह है जो सैंडस्टोन से बनी हुई है। कैन यू से हाउ 10th में इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्या आप बता सकते हैं कि जो 10th ऑफ मे थी अफ्रीका में वो किस तरीके का दिन था। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। 10th मई को क्या हुआ था, 10th मई को जो उनके प्रेसिडेंट थे जो नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने क्या करा था, ओथ ली थी, तो ये दिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड। अब वो कहते हैं कि शुरू में जो मंडेला ने ये बोला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है कि लोगों ने ही तो किया, लोगों ने लोगों के साथ मतभेद किया, कि कलर्ड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एट द लैंड्स ऑफ वाइट की धरती पे लोगों के साथ ये हुआ। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, ये तो हमें पता ही चल गया। व्हाट इज़ द ग्लोरियस अचीवमेंट, और अचीवमेंट क्या है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन के उनकी जो एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कौन सी गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो बताते हैं।
व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, लीडर्स को क्यों थैंक करना चाहते हैं? नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर अटेंडिंग द सेरेमनी इन विच अ ब्लैक वॉज बीइंग ऑनर्ड टू रिसीव द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री, है ना। तो वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि जिससे कि वो जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि एक ब्लैक पीपल क्या वो आज ऑनर दिया जा रहा है इतने सारे लोगों के बीच में, और उसे कंट्री का हाईएस्ट पोस्ट दी जा रही है। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए उसने क्या आइडियल सेट करे, उसने बताया ना अपनी स्पीच में, बोला उसने क्या क्या बोला, वो क्या चाहता था, ही वांट्स अफ्रीका टू बी फ्री इन द ट्रू सेंस, की अमेरिका साउथ अफ्रीका को ट्रू सेंस में फ्री होना है जहाँ पे ऑल आर इक्वल, सब इक्वल होंगे, और वो चाहते हैं ये जो ग्लोरियस लैंड है टू बी फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अब यहाँ पे नहीं रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब चैप्टर को। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, वी ऑल lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jet, हम सबकी आंखें ऊपर देखने लगी। स्पेक्टिकुलर एरे होता है एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले होता है ना, जब अट्रैक्ट करने वाला होता है, कुछ कलरफुल होता है तो उसे स्पेक्टिकुलर कहते हैं। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द न्यू यूनियन बिल्डिंग, और वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर, जेट्स और ट्रूप कैरियर क्या कर रहे थे, एक बहुत सुंदर सी शेप बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। और वो कौन सी शेप थी आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected। ये केवल ये नहीं दिखा रहे थे कि मतलब हमारी मिलिट्री फोर्स में इतनी ताकत है या हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये क्या डेमोन्स्ट्रेशन था, ये दिखा रहे थे कि हमारी लॉयल्टी, हमारी मिलिट्री की, हमारी डेमोक्रेसी के प्रति, हमारे लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी वफादारी, एक गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनी है फ्री और सही तरीके से, फेयरली मतलब सही तरीके से चुन के आई है, उसके प्रति अपनी निष्ठा को शो कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और उससे कुछ ही मोमेंट पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेकन द रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम द डे गोन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। और उससे कुछ क्षण पहले ही जो वहाँ के कौन थे, वो पुलिस थे या वो गेस्ट थे, उनके सामने उन्होंने अपने मेडल दिए थे, जो वो वहाँ के जो कैप्टन थे जो मिलिट्री फोर्स के, उन्होंने, और उसने सैल्यूट करा था मुझे, जो वहाँ पे मिलिट्री फोर्स के हेड है उन्होंने, और अपनी शपथ ली थी अपनी वफादारी की कि वो मेरे साथ वफादार रहेंगे। वो आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, आई वॉज नोट अनमाइंडफुल, मैं इस चीज़ के लिए भी ये नहीं था कि मुझे पता नहीं था, कॉन्शियस नहीं था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मैं इस चीज़ से भी अनजान नहीं था कि कुछ साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, क्या करते थे, बस मुझे अरेस्ट किया करते थे। एक्चुअली बच्चों 30 साल गुजारे उन्होंने क्या कहते हैं जेल में, किसने अरेस्ट किया होगा, पुलिस ही तो करती है। तो जो पुलिस उन्हें तब अरेस्ट किया करती थी, आज उनकी पोस्ट को वो सलामी दे रही है। फाइनली अ कारवां ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और बाद में एक कारवां आया इम्पाला जेट्स का लेकर और उसने किस तरीके का वहाँ पे स्मोक, धुआं निकाला, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का साउथ अफ्रीका फ्लैग का, जैसे साउथ अफ्रीका फ्लैग में जो रंग होते हैं ना, उस रंग का उसने वहाँ पे धुआं निकाला। और क्या करा, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। और ये दिन मेरे लिए वो था कि हमारे 2 राष्ट्रगान बजाए जाने थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, एक वाइट्स का विजन था, उसका क्या था, ये थे नकोसी सकीलिल,
ई अफ्रीका, मतलब ये एक उनका नेशनल एंथम है। जैसे हमारा जनगण मन है ना, ये अफ्रीकन वर्ड्स हैं बच्चों, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इस तरीके का उनका नेशनल एंथम है। एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक लोग कौन सा गा रहे थे? ब्लैक लोग गा रहे थे डाइस टीम, मतलब वाइट लोग ये गा रहे हैं और जो ब्लैक लोग हैं वो ये गा रहे हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो जो ये वैसे तो पुराना एंथम है, पहले से ही राष्ट्रगान है। although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know word by heart। वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि वो आज तो वो इस लिरिक को, एंथम के जो ये गाना है, जो गीत है, उसको नहीं गा पा रहे हैं, वेरी उनकी ओपिनियन भी कम है, लेकिन वो जल्दी ही इस चीज़ का मीनिंग समझ जाएंगे। अभी तो वे इसका मीनिंग नहीं समझते बच्चों। ये उसी तरीके से जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें जनगण मन की गवाया जाता है, वो गाते भी हैं, लेकिन उन्हें उसका मीनिंग नहीं पता होगा था। तो इसी तरीके से आज वो कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन पे, इस उद्घाटन के, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत उत्तेजित हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि आज ये इतिहास लिखा जा रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, वो कहते हैं कि पहले इस 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड्स में, जैसे 20वीं शताब्दी शुरू हुई पहले 10 ईयर, उसके बाद एक कड़वा एंग्लो बोवर वार हुआ, उसके बाद मेरा बर्थ हुआ, उसके बाद मैंने जन्म लिया। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका वाइट कलर की जिनकी स्किन थी, साउथ अफ्रीका के पैच किया उन्होंने अपने डिफरेंसेस, मतभेदों का पैचअप किया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम ईजाद कर लिया जिसमें उन्होंने रेशियल मतलब अपने जो कलर से डोमिनेशन मतलब दूसरे को दबाना, डार्क स्किन लोग जो काले रंग के लोग थे या जिनकी गहरी स्किन के लोग थे, उनको उन्होंने अपनी ही धरती पर दबाना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन ऑफ द हारेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन एंड सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और वो कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये जो फॉर्मेशन हुई, जो ये सबसे हारेस्ट और मोस्ट ह्यूमन, बहुत ख़राब और बहुत इनह्यूमन, जिसमें ह्यूमन की क्वालिटी, दया भाव, मतलब जो मार काट ये सब चीज़ें हैं, दया भाव ना हो, मार काट वगैरह हो, तो इस तरीके के बारे में जाना जाएगा, ख़राब सिस्टम माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और खुद पर्सनली अगर वो अपनी बात कर रहे हैं मंडेला जी कि मैं 8वें डिकेड में प्रवेश कर चुका हूँ। 8वें डिकेड का मतलब उनके 70 साल पूरे हो चुके हैं, वो 8वें डिकेड में है। दैट सिस्टम हैड बीन, ये सिस्टम क्या, आगे देखते हैं, overturned forever and replaced by one that recognize the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। ये ओवरटर्न कर दिया गया, हमेशा याद रहेगा, और रिप्लेस रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, ये लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनकी स्वतंत्रता है, उनसे पहचाना जाएगा, और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, की उनको बेइज्जत करा गया उनकी स्किन के कलर के आधार पर। ये हमेशा याद रखा जाएगा कि लोगों को उनकी स्किन के कलर के आधार पर बेइज्जती मिली थी इस सिस्टम के हिसाब से। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired। और ये दिन ऐसे ही नहीं आया कि आज गवर्नमेंट बन रही है, ये मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस हुए हैं, इतने त्याग हुए हैं, हज़ारों लोगों ने, मेरे देश के लोगों ने, हज़ारों ने सेक्रीफाइस किया है, जिनकी जो सफरिंग है,
जो उनके दुख हैं और जो उनका साहस है वो कभी भी काउंट नहीं करा जा सकता, ना उनको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट द डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, मैं इसको ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे दूसरे दिन है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और ये जो दिन आया है ये केवल जो लोग चले गए हैं उनका केवल मैं तो सम मात्र हूँ, उनका सब टोटल हूँ मैं, उनका मतलब उनके लिए मैं खड़ा हूँ अब यहाँ पे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और वो कहते हैं कि जो चले गए हैं और उनका अब मेरे साथ ही उनका नाउ बिगन अगेन विद मी, वो चले तो गए लेकिन अब मेरे साथ फिर से शुरू होंगे। आई वॉज पेन्ड, और मुझे बहुत दुख होता है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो है नहीं अब। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये देख भी नहीं पाएंगे व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोड, उनके बलिदानों ने क्या कर दिया है, उनके बलिदानों ने आज क्या बनाया है। रोड ये ओल्ड फैशन वर्ड है, पहले यूज होता था, अब इसके बदले हम डन यूज करते हैं, अचीव्ड यूज करते हैं कि क्या उपलब्धि हमने हासिल करी उनके बलिदानों से। द पॉलिसी ऑफ एपेटाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, और ये जो एपेटाइट की जो थ्योरी थी, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इसकी वजह से मेरे लोगों के बीच में, मेरी कंट्री के बीच में एक गहरा डीप गहरा लास्टिंग जो कभी ना ख़त्म होने वाला एक वुंड बन गया है, एक जख्म बन गया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम बहुत सारे साल खर्च करेंगे, इफ़ नोट जनरेशन, और अगर हमें जनरेशन भी नहीं लगी रिकवरिंग फ्रॉम, इससे बाहर निकलने में, दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये मुझे चोट पहुंचाता है। डीप एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है प्रोफाउंड, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर, लेकिन ये जो उत्पीड़न हुआ और ये जो बर्बरता हुई, ब्रूटिलिटी बर्बरता, और उसके बाद कहते हैं अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, और इसके इफ़ेक्ट ख़त्म होने में कम से कम दशक तो लगी जाएंगे। एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोज, द वॉल्टर सिसलर, चीफ लुथुलिस एंड यूसुफ डेडोस, द ब्रैम फिशर्स, द ब्रॉड सोबिक्वीज ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। और वो अब बहुत सारे लोगों का नाम लेता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों का नाम लेता है, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसे लोग जैसे ये लोग हैं, ओलिवर थम्बो, वाल्टर सिसिलो, चीफ यूसुफ डाडो, बरम फिशर, रॉबर्ट, कि ऐसे लोग अब पैदा नहीं होंगे, इनकी जो विजडम है, इनकी जो करेज है, उनकी जो जेनरसिटी है अब कभी नहीं देखी जा सकी है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। वो ये कहते हैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतना उत्पीड़न होना ज़रूरी है तभी ऐसे करेक्टर बन के निकलते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरी कंट्री में बहुत मिनरल्स, खनिज पदार्थ और हीरे जवाहरात हो तो बहुत हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा ये बोलूँगा कि यहाँ की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो क्या है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो उससे भी ट्रू है, उससे भी फाइन है, जैसे कि एक बहुत शुद्ध कोहिनूर होता है ना, कोई हीरा होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छे, उससे भी ज़्यादा सच्चे मेरे यहाँ के लोग हैं। चलिए आगे बोलता है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कहता है इन सब चीज़ों से जो संघर्ष किया मैंने, बहुत सारा अब साहस सीखा इससे। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और टाइम के साथ मैंने ये जाना है कि बहुत सारे औरत आदमी अपनी ज़िंदगियों की रिस्क पे लगा देते हैं, दाव पे लगा देते हैं, किसी एक विचार के लिए, किसी एक प्लान के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो खड़े होते हैं, अटैक्स जो उनके ऊपर आक्रमण होते हैं, उनके ऊपर शोषण किया जाता है, बिना विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे खड़े होते हैं। एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड
रेजिलेंस एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो क्या करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, अपनी रेजिलेंस होती है किसी भी हार्डशिप, किसी भी मतलब आपकी ख़राब परिस्थितियों को और उसके इफ़ेक्ट को, इससे बाहर निकलने की एबिलिटी, उसको डील करने की एबिलिटी को रेजिलेंस बोलते हैं, कि वो चीज़ दिखाते हैं वो कहाँ कब जब इनके पास कोई बुरा टाइम आता है। आई लर्न द करेज, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने वो साहस सीखा, कौन सा, जिसमें जो डर है, डर की एब्सेंट थी, मतलब वहाँ पे डर नहीं लगता, बस साहस, बट द ट्रूम्प ओवर इट, और इसके ऊपर उसने जीत हासिल कर दी थी। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं होता कि जिसे डर न लगता हो, ब्रेव मैन वो होता है जो डर को जीत लेता है। चलिए आगे देखते हैं। नो वन इज़ बोर्न हिटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता कि एक दूसरे को हेट करे क्योंकि उसकी स्किन का कलर ऐसा है या उसकी बैकग्राउंड ऐसी है या फिर उसका धर्म ऐसा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। और वो कहते हैं कि अगर लोगों को ये सीखना पड़ता है कि कैसे एक दूसरे से नफ़रत करनी है, तो अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और प्यार करना ज़्यादा नेचुरल तरीके से आता है, जबकि हेट करना इतना इससे बिल्कुल अपोजिट है, उसमें बहुत मुश्किल से लाया जाता है। प्रेम करना बहुत आसानी से आ सकता है। इवन इन द ग्रीमियस टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। अब वो ये कहते हैं आगे कि हाँ ये ठीक है कि मैंने अपने जो मेरे ग्रीमियस मतलब सबसे ख़राब टाइम था, मैं जब मैं जेल में था, मैंने कॉमरेड्स और थे वहाँ पे जो भी मतलब जेल के में जो वो होते हैं जो पुलिस वाले काम करते हैं, जो हवलदार होते हैं, कि मैंने उन्हें देखा है कि उनमें भी कहीं ना कहीं क्या होती है, एक ह्यूमैनिटी होती है, एक मानवता होती है उन गार्ड्स में भी। हाँ शायद कुछ सेकंड के लिए ही, लेकिन ये काफ़ी था मुझे अपने को चलते रहने के लिए। मैं अपने सही मिशन पे हूँ। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो कहता है आदमी की अच्छाई एक ज्योति की तरह होती है, उसको आप छिपा तो सकते हो उस ज्योति को, लेकिन आप उसे कभी बुझा नहीं सकते। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी ओरल कॉम्प्रिहेंशन। What do the military general do and how has their attitude changed and why? वो कहते हैं कि मिलिट्री जनरल क्या करते थे और कैसे उनका एटीट्यूड चेंज होता था और क्यों। तो इसका क्वेश्चन हम इस तरीके से लिख सकते हैं आंसर। द जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला, देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लैक हैड टेकन अ ग्रेट चेंज, एंड इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूट हिम। समझे, क्योंकि जो लोग उसे पहले अरेस्ट करते थे आज वो उसे सैल्यूट कर रहे हैं। वाई वर टू नेशन एंथम संग, दो नेशन के एंथम क्यों गाए गए, अभी तो हमने बात करी थी, क्योंकि एक तो था वन फॉर वाइट्स एंड अदर फॉर ब्लैक्स, एक ब्लैक का था डी करके, और जो पहला वाला था वो किसके लिए था, वो था वाइट्स के लिए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। कैसे मंडेला डिस्क्राइब करते हैं इस चैप्टर में कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है फर्स्ट डिकेड में कैसा था और अब कैसा है। तो मंडेला डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम और गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इज़ द मोस्ट इनह्यूमन इन द हार्डेस्ट, शुरू में जो था, और बाद में क्या हो गया था, final decade of this 20th century recognize the right and freedom of all people regardless of their color। which what does courage mean to Mandela? courage का मतलब क्या है मंडेला के लिए? मंडेला courage is to risk,
एंड गिव वंस लाइफ फॉर एन आइडिया। करेज एक रिस्क है, किसी भी आइडिया के लिए अपनी ज़िंदगी देने को तैयार रहते हैं। करेज इज टू स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग एंड टू शो स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट आर इन अनइमेजिनेबल। करेज वो चीज़ है जो अटैक्स और टॉर्चर में बिना टूटे हुए अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, अपनी रिजिलेंस दिखाते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव और हेट। किस चीज़ को सोचते हैं कि ज़्यादा नेचुरल है, लव या हेट? आप बता ही दोगे, लव है। चलिए आगे चलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर एक की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन होती हैं। कौन कौन सी? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए उसका कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमन। वो कहते हैं एक ऑब्लिगेशन तो होती है उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स हों, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, और दूसरी क्या होती है ऑब्लिगेशन उसकी कंट्री के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज एब्लिगेशन। हर एक आदमी इन कर्तव्यों को, इन ड्यूटीज़ को पूरी करने के लिए तैयार होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। मतलब अपनी योग्यता के आधार पर और अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो होती है, हमारा बिहेवियर किस तरीके का, उसके आधार पर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ बाई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज एब्लिगेशन। लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों की दोनों ऑब्लिगेशन पूरी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनके बर्थ और कलर के हिसाब से ये सब होता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अटेम्प्ट करता था इस चीज़ को कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो से रहना है, तो उसको पनिश कर दिया जाता था। और क्या करता था, उसको अलग कर दिया था। आइसोलेटेड होता है अलग करना, उसको दंड दिया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from the family and home, was forced to live a life apart, twilight exist। वो कहते हैं एक वो आदमी जो अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था, तो उसको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता था, उसके घर से, और उसको फोर्स करता था कि वो दूर रहे, और उसको मतलब एक सेक्रेसी, एक रेबेलियन का अपना ज़िंदगी बताए। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली। पहले मैंने नहीं सोचा था ये कि मैं अपने लोगों के लिए अपनी लाइफ को जीऊँगा, मेरे फैमिली से ऊपर मैं अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को रखूँगा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई एब्लिगेशन एज अ सन, a brother and a father, as a husband। लेकिन मैंने अपने लोगों की, जब मैं लोगों के लिए सेवा कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि मैं अपनी जो मेरी ऑब्लिगेशन है एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पापा के रूप में, एक पति के रूप में, मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं ये लेके नहीं पैदा हुआ था कि नहीं मुझे तो आज़ाद होना है, मुझे तो आज़ाद होना है, ये बचपन से तो नहीं पता था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो भी मुझे पता है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स। किस चीज़ में फ्री था? खेतों में घूमने में, नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी के झोपड़ी के पास जो भी खेत था वहाँ घूमता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ धारा में तैरने के लिए भी स्वतंत्र था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ सो मूविंग बुल्स, और जो मैं वहाँ पे अपनी जो मील्स हैं, जो अपना खाना है, उसको भी भूनता रहता था तारों के नीचे, और राइड भी करता रहता था। कहाँ पे? जो बुल्स थे, जो बैल थे, जो सांड थे, वहाँ पे घूमते रहते थे, उनके ऊपर भी मैं चढ़ता रहता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जैसे मैं ओबे करता गया अपने पापा को, और मेरे जो ट्राइब, मेरी जो जनजाति है, उसके जो कस्टम में मानता गया। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जो आदमियों ने रूल बनाए हैं या भगवान ने बनाए हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तो तब शुरू हुआ, मतलब जो उनका स्ट्रगल है, जो उनकी जर्नी है, ये तो तब शुरू हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरा जो बचपन है वो एक भ्रम है केवल. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken for me. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ले ली गई है. That I began to hunger for it. और फिर मुझे भूख लगी. किस चीज़ की? आज़ाद होने की भूख मुझे तब पैदा हुई, बचपन से थोड़ी ना थी. जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही छीन ली, तब मैं भूखा हुआ अपनी आज़ादी के लिए. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो तब जब मैं स्टूडेंट था. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था पहले तो. द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ये फ्रीडम कि मैं बाहर रह सकूँ, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और जो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ सकूँ. गो वेयर आई चूज, वहाँ जा सकूँ जहाँ मुझे जाना है. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ जोहान्सबर्ग में पहुँचा, आई यर्न for the basic and honorable freedom for my achieving my potential, earning my keep on, marrying and having a family, and freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कौन सी फ्रीडम चाहिए थी कि बेसिक और एक सम्मानित फ्रीडम कि जिससे मेरी पोटेंशियल पूरे हो सके, फिर मेरी अर्निंग और मेरी शादी करने के, मेरे बच्चे रखने का सारी, जो कोई मुझे ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उसमें टोके ना. बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री. लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा ऐसा केवल ये नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स माई सिस्टर वर नॉट फ्री. मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है ना. उसको पहले तो उसे लग रहा था मुझे आज़ादी नहीं है, किसी को भी नहीं है. आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम. फिर मैंने देखा ये केवल मेरी फ्रीडम की बात नहीं है. दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड. और उसने बोला कि जो भी मेरी तरह दिखता है ये तो सभी की आज़ादी की बात है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वही था तब, वही बात थी जिससे मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. और वही जो मेरी भूख थी मेरी आज़ादी के लिए, अब वो मेरी भूख बन गई थी किसके लिए? मेरे ग्रेटर हंगर हो चुकी थी, अब वो बड़ी बन चुकी थी. किसकी फ्रीडम के लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के लिए फ्रीडम वो हंगर बन चुकी थी. इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माई लाइफ. और ये वो थी कि जिससे मेरे लोग अपनी लाइफ में सम्मान पा सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान पा सकें. दैट ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. इससे क्या हुआ? इससे एक जो डरपोक सा युवक किस में बदल गया? बोल्ड बन गया, साहसी बन गया. दैट ड्रोव अ लो बिल्डिंग ए टोर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और ये एक किस चीज़ में मिल गया? एक अपराधी के रूप में बन गया. जो भी लो में बंधा हुआ था वो एक अपराधी बन गया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. और ये किस चीज़ में बदल गया? एक बंदा जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, मतलब एक फैमिली लविंग हस्बैंड होता था, वो अब कैसा बन गया? वो अब बिना घर के रहने वाला हो गया. दैट फोर्स मी लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक. और उसने मुझे फोर्स किया एक साधु की तरह ज़िंदगी बिताने में. भाई अलग रहेगा फैमिली से तो खाने को भी नहीं मिलेगा ना, इस तरीके से साधु की तरह जो मिल जाएगा वही खाएगा. आई एम नो मोर वर्चुअस. वो बोलता है आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट वन. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जितना कि मेरे से अगला है उससे ज़्यादा मेरे में ज़्यादा गुण है या ज़्यादा मैंने सेक्रीफाइस किए. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. लेकिन मैंने ये पाया कि मैं कभी भी अपनी छोटी सी और लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. मैंने ये कभी अलाउ नहीं करा जब मुझे पता चला मेरे लोग फ्री नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इन
डिविजिबल और फ्रीडम कैसी होती है, किसी को इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और किसी भी मेरे लोगों के ऊपर अगर चैन है तो वो हम सब के ऊपर ही जंजीर जकड़ी हुई है। वर द चैन ऑन मी, आई न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज अ ओप्रेस्ड, और मैं ये भी जानता हूँ कि एक जो ओप्रेसर है मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड, उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए जिस तरीके से एक शोषित होने वाले को आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक आदमी जो दूसरे की क्या लेता है, आज़ादी को लेता है, तो वो एक प्रिजनर है और उसको मतलब नफ़रत मिलनी चाहिए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुड्यूस, और उसको कहाँ पे बंद कर देना चाहिए, कहाँ पे लॉक हुआ होता है वो, जहाँ पे उसकी जो प्रेजुड्यूस होती हैं, जो हमारी पहले से ही अमानना होती हैं, वो मानना मतलब हम इसको पहले से ही मानते हैं। एंड नैरो माइंडनेस, उसका क्या होता है, एक मतलब एक नैरो माइंडनेस, उनकी छोटी मानसिकता होती है, उस चीज़ को बोल रहे हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन लेस फ्रीडम, वो कहता है कि अगर मैं किसी की स्वतंत्रता लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। सच में कि मुझे भी किसी न किसी मानसिकता ने तो जकड़ा हुआ है अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता लेने की कोशिश करता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम, ये बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली जाए तो मैं फ्री नहीं हूँ। इसी तरीके से अगर कोई किसी जो स्वतंत्रता किसी की लेता है वो भी फ्री नहीं है, उसे भी किसी न किसी प्रेजुड्यूस ने एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, जिसमें कोई अच्छा रीज़न नहीं है, उसकी वजह से वो भी जकड़ा हुआ है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, चाहे वो कौन है, शोषण करने वाला है, चाहे वो शोषित होने वाला है, वो सारे के सारे किस चीज़ से, वे सब के सब अपनी मानवता से लूटे जाते हैं, चाहे वो ओप्रेशर हो, चाहे वो ओप्रेस्ड हो, चाहे वो शोषण करने वाला है, चाहे वो शोषित होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको देख लेते हैं और फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन का। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंटेन, किस तरीके की ट्विन ऑब्लिगेशन वो कहता है। वो फर्स्ट ऑब्लिगेशन कहता है टुवर्ड हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, और सेकंड ऑब्लिगेशन कौन सी बोलता है, टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज सोसाइटी, इट्स कंट्री, है ना, दो ऑब्लिगेशन बताइए। और व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड डज द कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद ऑनरेबल फ्रीडम, क्या बोलते हैं मंडेला एक बॉय के रूप में और कैसे कंट्रास्ट उसके बात बताते हैं। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन टू बी एबल से आउट एट नाइट, टू बी रीड व्हाट ही प्लीज एंड फ्रीडम टू गो एनीवेयर, है ना, वो यही चाहते थे ना। पर देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन दिस फ्रीडम, लेकिन इस फ्रीडम के उल्टा भी है, बेसिक ऑनर्ड फ्रीडम होनी चाहिए एक उसके पोटेंशियल के लिए। ही वांटेड टू बी फ्री, अर्न मनी एंड मैरी, तो ये सब चीज़ें। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री एंड वाई नॉट, और क्या सोचते थे जो ऑपरेशर होता है, जो किसी को उत्पीड़न करने वाला होता है, क्या वो फ्री है या नहीं है। हाँ, हमने ये देखा नहीं, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि मंडेला ये सोचते हैं क्योंकि वो कुछ ना उसके अंदर हैट्रेड भरी हुई है, नफ़रत भरी हुई है, प्रेजुड्यूस है, नैरो माइंडनेस है, तो वो कैसे फ्री हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।